बहुत बहुत स्वागत उदय प्रताप सिंह जी आपका। कैसे देखते हैं आप, और खासकर शिक्षा मंत्री बनने के बाद जो कुछ परिवर्तन एक तौर पर आपने शिक्षा मंत्री के तौर पर देखा है, उसके परिणाम के तौर पर आप कैसा पाते हैं? मेरा पहला सवाल यही है आपसे। मुझे लगता है कि बचपन में जब 6 साल की उम्र में स्कूल में पढ़ने जब पहले दिन गया, स्मृतियों में हल्का सा थोड़ा धुंधला सा समझ में आता है कि घर में काम करने वाले एक हमारे कर्मचारी थे, उनको हम लोग स्नेह से मुनीम साहब बोलते थे। वो गोदी में लेके छोड़ने गए तो वो सबसे कठिन समय होता है स्कूल भेजने के लिए तैयार करना, और ख़ास करके 6 साल की लगभग पकती हुई सी उम्र में भेजना तो और कठिन रहता है। वो उन स्मृतियों से चलते हुए यहाँ आकर एक प्रदेश में शिक्षण व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी मिलना, स्कूल एजुकेशन की जिम्मेदारी मिलना, ये पूरे को जब इसके तार जोड़ते हैं तब कई बार लगता है कि शायद पहले अगर ऐसा हो गया होता तो आज का भारत अलग होता। हो गया होता की जगह सोचते हैं अगर पहले ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद आज का भारत और बेहतर जगह होता। समय के साथ लोगों ने काम किया, और मुझे लगता है शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर लगातार प्रयोग हुए। जो भी व्यक्ति आया, सरकारें आई, उन्होंने इस पर सबसे आसान काम है इस व्यवस्था में प्रयोग करना। कई बार प्रयोग सफल हुए, उससे लाभ हुआ, कई प्रयोग असफल हुए तो हमारी एक सिस्टम को भी हमने कमजोर करने का काम किया। तो बतौर शिक्षा मंत्री जब यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि सिस्टम से बहुत छेड़छाड़ करे बिना मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन के आप मंत्री हो सकते हो, लेकिन आपको शिक्षण व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, जो चल रहा है इसमें कुछ अच्छा खोजने के लिए आपको वर्ल्ड वाइड आपको देखना पड़ेगा। आपको पूरे वैश्विक स्तर पर आपको दिमाग को खोलकर आपको कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी। तो उस पर हम लोगों ने उस तरह से सोचा है, और मुझे लगता है कि बड़ा कहने में बड़ा आसान लगता है। स्कूली शिक्षा मंत्री लोगों को लगता है स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था को देखना, शिक्षक जाते रहें, बच्चे पढ़ते रहें, उनको किताबें मिलती रहें, राइट टू एजुकेशन का कानून का पालन होता रहे, यही शायद इनके काम होते होंगे। आपका एक स्टेटमेंट पिछले कुछ दिन पहले एक था कि प्राइवेट स्कूल अपनी जो एनुअल फीस होती है उसको लेकर एक सर्टेन लेवल तक जा सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो सुधार के तौर पर, और खासकर ये तो ऐसा भी इशू है जो कि एक आम मध्य वर्गीय को तो बहुत परेशान भी करता है, तो सुधार के तौर पर इन टोटलिटी अगर देखा जाए तो वो क्या क्या आप गिना सकते हैं कि ये काम पिछले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में हुए हैं? आपका प्रश्न ऐसा है कि अगर इसको करने के पहले सोचा होता तो शायद ये निर्णय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी की सरकार नहीं कर पाती, क्योंकि आदमी को लगता है कि हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं, निर्णयों की भी हमारी बाध्यता नहीं है, और हम एक माइंडसेट रहता है कि हम जैसा चाहेंगे लगभग वैसा कर पाएंगे। हमारी सरकार ने बगैर अनावश्यक दखल के बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, ये तो हमारा लक्ष्य है, हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन जिसका बच्चा है वो भी बच्चे की शिक्षा को लेकर तनाव में न चला जाए, उसको भी चेक करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम लोगों ने व्यापक तैयारियां करी, और नियम पहले से थे, कायदे कानून पहले से बने हुए थे, उनके क्रियान्वयन की, मतलब मधुमक्खी में हाथ डालने की केवल क्षमता की बात थी। हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मत था कि हमें बेहतर शिक्षण व्यवस्था के लिए, पालकों की बेहतरी के लिए, उनके सुकून के लिए, जो एक फाइनेंशियल बर्डन उनके अननेसेसरी आता है उसको चेक करने के लिए हमको थोड़ा सख्त कदम उठाने चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि मध्य प्रदेश का हमारा जो प्राइवेट स्कूल का जो सेक्टर है उसने 96-97% लोगों ने कोऑपरेट किया, और 2-3-4% जो जहाँ
कमियां थी जिनके पास, उनको जरूर थोड़ी असहज स्थिति लगी होगी, लेकिन ये बड़ा काम हुआ। और पूरे प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि जो बच्चों का सिलेबस है वो भी बहुत सस्ते दामों पर उनको मिला, और जो फीस हर साल बढ़ती थी, शिक्षा को व्यवसाय के माइंडसेट के साथ लोग आगे बढ़ने लगे थे। मुझे लगता है उस पर कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस होगा, उस पर एक कमी आएगी और लोगों को लगेगा कि अगर हम इस फील्ड में हम जा रहे हैं तो ये केवल आय का साधन नहीं, हमको किसी को कुछ देना भी है, और देना प्राथमिकता होगी। और इस भौतिक युग में पैसे की आवश्यकता हर व्यक्ति को पड़ती है, लेकिन वो सेकंड प्रायोरिटी होगी। आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी ये है बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, उसकी जो उसका आय व्यय का संतुलन है उसके परिवार का वो ना बिगड़े, और जो आप उससे कहना चाहिए कि जो आप ले रहे हो, उससे फीस कलेक्ट कर रहे हो, वो सही मानों में उतने का आप उसे दे पा रहे हो क्या? ये कई चीज़ें थी जिन पर हम लोगों ने काम किया है। और मुझे कहते हुए बताते हुए खुशी है कि मोटे तौर पर हम लोगों ने जो एक सर्वे कराया है, सारे स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स हों, सारे लोग हों, वो उनके मन में ये बात है कि हमको भविष्य की रणनीति जो बनाना है और शासन की मंशा के हिसाब से बनाना है, और अनावश्यक वित्तीय भार पालकों पर ना पड़े, ये बात उनके जहन में फिट हो गई है। और मुझे लगता है आगे आने वाले समय बच्चों के लिए और पालकों के लिए मध्य प्रदेश में तो कम से कम ये बड़ी लाभकारी होने वाली है। ये बात हमने चूंकि करी तो वो तो प्राइवेट स्कूल्स की बात है, लेकिन एक कंसर्न पूरे देश में रहता है और संभवतः यहाँ भी आपके सामने होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में जो ड्रॉप आउट रेट रहता है, और खासकर स्कूल्स में लोग जाएं, बच्चे जाएं, इस दिशा में किस तरह के कदम हैं और वहां पर किस तरह के रिजल्ट्स आपके सामने? ये शायद हमारे जो मध्य प्रदेश को लेकर हम कह सकते हैं कि ड्रॉप आउट, बच्चे बीच में छोड़ के चले जाना या स्विच ओवर कर जाते हैं कि उन्होंने कहा यहाँ बेहतर व्यवस्था नहीं है शासकीय स्कूल में, हम प्राइवेट स्कूल की तरफ चले जाएं, ये एक बड़ा संकट है हमारे यहाँ। और मुझे लगता है कि बतौर इस जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना, संसाधन उपलब्ध करा देना बहुत आसान काम, लेकिन उस पालक का जिसके दिमाग से ये चीज निकल चुकी है, वो ये तय कर चुका है कि शासकीय स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, इसलिए मुझे भले ही मैं मजदूरी करता हूं, कर्ज लेना पड़े, बच्चे को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भेजना है। इस माइंडसेट को बदलना सबसे बड़ी चुनौती है हमारी सरकार की, जिस पर हम लोग धीरे धीरे करके, क्योंकि एक दिन में परिवर्तन आने वाली चीज नहीं है ये, इस पर हम लोग बहुत धीरे, बहुत सावधानी से इस पर काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम उस शिक्षक को सहमत कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, सफल होंगे नहीं पता मुझे, लेकिन हम सबसे कोशिश ये कर रहे हैं कि उस शिक्षक स्कूल में जाना शुरू करे, समय से समय तक वहां रहे और लोगों को ये बता सके कि जिस गांव में 8वीं तक का स्कूल है, 6-8 शिक्षक हैं, लाखों रुपए उनकी सैलरी है, वहां 40 बच्चे हैं, उसी गांव में 12th पास कोई बच्चा एक अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाता है, उसमें 800 बच्चे हैं, उसका संचालक 12th पास है। तो उस शिक्षक को हम तैयार कर रहे हैं कि ये हम सबके लिए शर्म की बात है, चुनौती है कि इतने हाईली क्वालिफाइड डिग्रियां लिए हुए आप लाखों रुपए की सैलरी प्राप्त कर रहे हो और आप 8 क्लासेस में 40-50 बच्चे पकड़ के रख पा रहे हो, और वो 12वीं पास बच्चा जिसने प्राइवेट स्कूल खोला है वो 800 बच्चों को पढ़ा रहा है। तो इस पर हम लोग उनके ये मतलब धीरे धीरे करके उस शिक्षक को तैयार करने की आवश्यकता, जो वर्षों से उसकी आदत बन गया है कि शिक्षक बन गए मतलब हमारा सरकारी नौकरी पक्की हो। हाँ, सरकारी नौकरी पक्की है, हमारा जीवन, हमारा भौतिक व्यवस्था सब चलती रहेगी। अब बच्चों का तो ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं प्राइवेट स्कूल में चला जाएगा, पढ़ लेगा और बच्चा आगे बढ़ेगा। तो उसके माइंडसेट को बदलने की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें व्यवहारिक रूप से बातचीत करके और उनके साथ संवाद करके, ट्रेनर्स को भेजकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी उनको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो कई चीज़ें हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं, और बगैर उम्मीद के तो मुझे लगता है दुनिया चलती नहीं, इसलिए आज तो मैं ये सोच पा रहा हूँ कि शायद हम कुछ बेहतर कर पाएंगे।
ये सिर्फ उसकी वजह ही आपको लगती है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन संभवतः सरकारी स्कूलों में नहीं है, इसकी वजह से ड्रॉप आउट रेट है, और कुछ उसमें थोड़ा सा बाकी फैक्टर्स भी होंगे, या फिर कुछ और भी है जिसके चलते आपको, जैसे आपने एक बात किया कि प्राइमरली मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान वाला देश राज्य है, तो उस हिसाब से क्या उसमें भी कुछ शिक्षा नीति में भी या एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेज का बढ़ावा देने की तरफ भी कुछ ऐसा कोशिश आपकी होगी क्या? मुझे लगता है आपका प्रश्न बहुत व्यापक है। हमें जो समय आपने निर्धारित किया है अकेले नहीं मैं उसी पर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, मतलब पूरा समय इसी पर लगाया जा सकता है, इतना अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो हमारा सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स का जो एक कहना चाहिए एक जो ढांचा है, उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो हम काम कर रहे हैं, किया भी है, संसाधन जुटाने की तरफ भी हम जा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत नीचे चीजों को पकड़ना पड़ेगा कि सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चे आकर्षित कैसे हों। क्योंकि शासकीय हम गवर्नमेंट स्कूल में 6 साल का बच्चा लेते हैं, बच्चा घर में माता पिता तैयार हो जाते हैं कि 3 साल का बच्चा हुआ स्कूल भेजो। हमारे पास व्यवस्था नहीं है 3 साल के बच्चे की, बच्चे को पढ़ने भेजना चाहता है पालक, कहां जाए? एक बार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चला गया तो वापस नहीं आता वो। नंबर 1 हम लोग इसको एड्रेस कर रहे हैं। अभी हमने इस साल एक साथ लगभग 3,500 स्कूल्स को हमने, जहां नर्सरी के बच्चे हम 3 साल के लेंगे, हमने वो परिवर्तन किया उन स्कूलों में, और टोटल हम 4,500 स्कूलों में मध्य प्रदेश में नर्सरी चालू कर रहे हैं। तो एक नया सिस्टम है, और जो आज के युग के हिसाब इंटरनेशनली जिसको मतलब जस्टिफाई किया गया है कि बच्चे को प्ले ग्रुप से उसको भेजना चाहिए, वो कर रहे हैं। दूसरा, आपने जैसे कहा कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है, स्वाभाविक रूप से मेरा मैट्रिकुलेशन भी एग्रीकल्चर से हुआ है। मॉडल स्कूल मध्य प्रदेश में उस समय कम स्कूल्स में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होते थे, जबलपुर पढ़ता था, मॉडल स्कूल में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था। मुझे लगता है कि रोजगार कोई नहीं दे सकता जिस देश में, मतलब हमारे भारत में 80 से 100 करोड़ लोगों के बीच की आबादी को हम इस देश में बहुत अच्छे से, सारे संसाधन हमारे पास में है, देश बहुत अच्छा है, हमारी क्षमताएं भी अच्छी हैं, लेकिन जो एक कहना चाहिए जनसंख्या का एक भारीपन जो है, जो 25, 30, 40 करोड़ लोग उस आबादी की, बढ़ी हुई आबादी की, जब हम उनको देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, कुछ भी कर लो, हर बेरोजगार को रोजगार नहीं दे सकते आप। इसलिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। कृषि आधारित देश है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है उसे यह व्यवस्था हम दें कि पढ़ाई की, जैसे हम स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में सबसे अच्छा कोई काम अगर किया है तो स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई, उसको इंडिपेंडेंट पावर्स दिए, और देश में एक वातावरण बना है स्किल डेवलपमेंट का। हर जगह लोग बात करने लगे हैं, गांव-गांव स्किल डेवलपमेंट की चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर को हमको कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा में लाने की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने, मुझे लगता है कि अभी शायद ये पहली मेरी पब्लिक में, शायद हम पहली बार बात कर रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा शिक्षा से बड़ा जुड़ाव रहा है, वो खुद भी उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा था कृषि को लेकर हम बच्चों को कैसे जोड़ें, इस पर काम करिए। हम लोग लगातार इस पर कर रहे थे। हम लोगों ने तय किया है कि मध्य प्रदेश में कुछ स्कूल्स में एग्रीकल्चर विषय के साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जिन हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूल्स के पास 3 एकड़ और उससे सरप्लस लैंड है, हम नीति बनाने जा रहे हैं कि उन सब में हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को एक साथ चालू करेंगे। हम उनके टीचर्स देंगे, और मध्य प्रदेश के हजारों स्कूलों में जिनके पास स्वयं की जमीन 3 एकड़ से अधिक है स्कूल कैंपस के अंदर, उनमें हम एग्रीकल्चर विषय ला रहे हैं। बच्चों को कृषि आधारित शिक्षा देंगे, और खास करके बच्चा जब पढ़ने के बाद बाहर आएगा, आमतौर पर क्या होता है, पढ़ाई लिखाई के बाद बच्चा खेती करने नहीं जाना चाहता। उसमें उसे एक साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट मिलेगा उसे कि भाई, आदमी कहेंगे आप पढ़ लिख के आप आए हो फिर भी खेती कर रहे हो,
तो बच्चा कह सकता है कि मैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके आया हूँ, मैं कृषि से मैंने पढ़ाई करी है, अब बेहतर तरीके से क्योंकि खेती मैकेनाइज फार्मिंग, अगर आज मैं खुद भी, जब तक मेरे बच्चों ने कोई काम चालू नहीं किया तब तक मैं अकेला किसान था। तो खेती से भी आपको एक्सपोजर मिलता है, खेती से भी आप भौतिक संसाधन जुटा सकते हो। खेती सर्वाधिक मतलब कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल अगर कोई चीज़ है, मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ कि जितना लाभ खेती में है, ये अलग बात है कि जोत कम होने के कारण प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन जिस परसेंटेज में मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो एग्रीकल्चर में है वो किसी दूसरे काम में नहीं हो सकता। तो बच्चों को ये लगेगा कि हम कृषि से पढ़ के निकले हैं, इसलिए हम कृषि के क्षेत्र में काम करेंगे, और उसको पढ़ाई के, क्योंकि आपका अफेक्शन है बच्चे का, अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के कारण खेती पे लगाव बना रहेगा, क्योंकि जब संपर्क रहता है लगातार आपका, तो वो आपको फिर आगे लक्ष्य दिखाता है। और एक बार संपर्क टूट जाए, जैसे बहुत से बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, तो माता पिता के प्रति उनका अफेक्शन धीरे धीरे कम होता है, फिर आखिरी में कुछ ऐसा हो जाता है कि आखिरी दिनों में भी बच्चे वापस नहीं आते। ऐसे ही ये है कि हमें लगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का मत था कि अगर हम बच्चों को कृषि आधारित शिक्षा देना शुरू करें तो कृषि के साथ उनका जुड़ाव रहेगा। नहीं, लेकिन इसमें क्या सिर्फ कृषि आधारित कोर्सेज का शामिल करना शामिल है, या जैसे ग्लोबलाइजेशन के तौर पर कुछ चीजें बदलती हैं, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर, एक स्किल डेवलपमेंट के तौर पर, कल को वो एक ऐसे फार्मर भी बने जो आज compete कर सकें जैसे कि ग्लोबली होता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब बच्चा वहाँ पर, हम जैसे स्कूलों में देखो, स्कूल्स के अंदर हम उनको मोटिवेशनल स्पीकर्स भेज रहे हैं, हम लोग उनको बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको अच्छी हाईटेक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारे जो जिन स्कूल्स को हम हाईटेक कर रहे हैं, वहाँ हम वो उनको उस तरह की शिक्षा देंगे कि आप आज के इस भौतिक युग में खेती अकेली चना मसूर मटर गन्ना धान लगाने को खेती नहीं कहते हैं। बिल्कुल। जबलपुर के पास एक किसान ऐसे हैं जो आम के बाग में करोड़ों रुपए कमाते हैं। हरियाणा पंजाब हिमाचल में मैं अनेक ऐसे किसानों को जानता हूं जो फल की और फूलों की खेती से करोड़ों रुपए कमाते हैं। मैं खुद भी जैविक खेती करता हूं। हम लोग जैविक खेती के आधार पर बहुत स्कोप है भी, उनकी डिमांड भी बाजार के अंदर बहुत है, बाजार कैसे उपलब्ध होगा, कहाँ उनको माल भेजना होगा, इस तरह से मुझे लगता है एक बार जब हम उस रास्ते पर चलेंगे, जैसे सपोज कोई बच्चा फिजिक्स का विद्यार्थी है तो उसके पास में एक्सपोजर रहता है, उसे पता है हम फिजिक्स या बायो से पढ़ने के बाद इस तरह से पढ़ेंगे, ये इंस्टीट्यूशन मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, फिर हमारी लाइफ वहाँ जाके सेटल होगी। तो जब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से पढ़ के निकलेगा तो उसे पता होगा इस फील्ड में जब हम आगे जाएंगे तो हमें कैसे आगे बढ़ना है, और समय के साथ लोग उनकी मदद करने के लिए भी खड़े होंगे। तो एक बड़ा टास्क है, इसको हम लोग प्लान कर रहे हैं, अभी बहुत शैशवावस्था में है ये, लेकिन इसे हम करेंगे, ये हमारी सरकार ने तय किया है। इस बीच में मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है कि कुछ लोग, चूंकि आप यहाँ पर हैं, शिक्षा की बात हो रही है और हम चूंकि संस्कारों की बात भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग सवाल भी पूछना चाहते हैं, तो सवाल पूछ सकते हैं, पर उसमें हम चलें, अब तक आप माइक दे दें तृप्ति। लेकिन एक चीज़ मेरा सवाल आपसे ये भी है कि शिक्षा जैसे ज्ञानवर्धक भी हो, मतलब खासकर रोजगार मूलक भी हो, लेकिन हमारी संस्कृति की को भी एक तरह से करे। क्या प्राथमिक शिक्षा के लेवल पर, स्कूली शिक्षा के लेवल पर इस पर भी ध्यान है कि हमारी कल्चर से जुड़ाव हमारे बच्चों का हमेशा बना रहे? बिल्कुल 100%। मैं समझता हूं कि अगर जिस समाज ने अपनी संस्कृति से दूरियां बनाई, वो समाज कभी सुरक्षित नहीं रही। अभी हमारे पूर्व वक्ता यहाँ पर विस्तार से बातचीत कर रहे थे, मैं उनको पहली बार सुना और मुझे लगता है मैं उनके साथ बैठूंगा, फिर बात भी करूंगा। यहाँ आने से मुझे एक लाभ हुआ, संस्कृति की रक्षा करना और संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहना, मुझे लगता है इससे महत्वपूर्ण कोई चीज़ हमारे जीवन में नहीं हो सकती। आप देखो, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में, लोगों को लगता होगा कि हमारा वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर उनके कारण मिला है, देश में सुशासन उनके कारण आया है, देश में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हमारा अच्छा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम अगर इस देश में किया है तो मैकाले की वो शिक्षण व्यवस्था को थोड़ा किनारे करके नई शिक्षा नीति जो लेकर आए, एनईपी जो इस देश, नई शिक्षा नीति, जिस दिन इस देश में नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू हो जाएगी,
दुनिया का सबसे आदर्श मुल्क होगा जो शिक्षण व्यवस्था के साथ अपनी संस्कृति को संरक्षित सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ेगा। पिछले दिनों हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा का होता था, टीचर्स डे मनाते हैं, 5 सितंबर टीचर्स डे मनाएंगे। तो गुरु पूर्णिमा का मतलब लोग मानते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु जी हैं वो तो हैं हमारे गुरु, हमें उनको मानते भी हैं, मानना भी चाहिए। लेकिन बच्चे समय के साथ ये भूल गए कि उसकी सबसे बड़ी गुरु उसकी माँ है, सबसे बड़ा गुरु उसका पिता है। माता पिता के बाद सबसे मूल्यवान अगर शख्सियत उसके जीवन में कोई है तो वो शिक्षक है, वो सबसे बड़ा गुरु है। हमारे मोहन यादव जी की सरकार ने फैसला किया कि मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा सभी इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट, सरकारी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सब में ये समारोह मनाएंगे। तो मैं कई अनेक स्कूल में सारे दिन उस दिन स्कूल्स में गया तो कई बच्चों ने कहा कि हमें पहली बार पता चला कि शिक्षक भी गुरु है। अच्छा। तो ये संस्कृति की रक्षा में, मतलब संस्कृति सुरक्षित रहे, ये भी एक बच्चे को नहीं। अब हम लोग जैसे जन्माष्टमी का पर्व है, रामनवमी है, आज कृष्ण भगवान कितना बड़ा चरित्र, गरीब और अमीर को लोग अगर उसकी डेफिनेशन कराते हैं हम तो अलग अलग तरह से लोग देते हैं, और गरीब और अमीर का अंतर दिखाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मित्र और गरीब अमीरी की खाई को पाटने वाला अगर कोई एक चरित्र हमारे बीच में है तो भगवान श्री कृष्ण है। उनके बारे में बच्चों को अगर हम बताएंगे तो क्या बुराई। राम जी का रामनवमी पे अगर हम बच्चों को इस तरह के कल्चरल एक्टिविटीज़ में उनको हम इन्वॉल्व करेंगे तो क्या बुराई। ये हमारी संस्कृति को, बच्चों को ज्ञानवर्धक भी होगी और संस्कृति के साथ आगे बढ़ने की उनको प्रेरणा भी मिलेगी। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कोई डेकाट्रॉन जैसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि तत्काल इसके आपको परिणाम दिखेंगे, लेकिन अगर हम धीरे धीरे काम करेंगे तो वर्षों के बाद में देश में लोग कह सकते हैं कि आज हमारी संस्कृति, हमारा अतीत, वैभवशाली अतीत हमारे देश में सुरक्षित है और उसको आधार बनाकर हमारी पीढ़ी आगे बढ़ रही है। जी, कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी माननीय मंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी है, पत्रकार हूँ और मेरी चिंता जो सबसे ज़्यादा है वो बच्चों की है। बच्चे जैसा कि हम सभी जानते हैं देश का भविष्य हैं। मध्य प्रदेश में अभी 2 दिन पहले छतरपुर में एक घटना घटी। एक थाने पर बहुत सारा हुजूम जो है आक्रमण करता है, वो एक विशेष समुदाय के थे और उनमें जो बच्चे थे वो बड़ी तादाद में हाथ में हथियार लेते हुए जाते हुए पाए गए। और संयोग देखिए कि मैंने इसी पांचजन्य में इसकी बड़ी स्टोरी जो है पढ़ी भी, और इसलिए ये चूंकि सुशासन का संवाद है और पांचजन का है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मदरसे मध्य प्रदेश में हैं, सारे मदरसों में जैसे कि तालीमुल इस्लाम जैसी किताब है, वो पूरी किताब संयोग से मैंने पढ़ने का अवसर भी मिला और भी कुछ किताबें मिली। उन किताबों में जो लिखा हुआ है वो पढ़ने लायक नहीं है, वो विभेद पैदा करता है और सारे मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। तो इन मदरसों के बच्चों के लिए जो कि देश में गैर मुस्लिमों के प्रति बच्चों और सामान्य लोगों के प्रति एक विरोध की और भड़काऊ एक भावना पैदा करते हैं, तो इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने और समरसता सुशासन का भाव पैदा करने के लिए आपकी क्या योजना है, ये जानना चाहते हैं। मैं आपको, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी तो फरवरी के महीने में हम लोग जब रिव्यू, क्योंकि कोई जिम्मेदारी आपको मिलती है तो सबसे पहले आपने उसको समझना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। लगातार हम लोग कि हमारा विभाग है, इसमें किस किस तरह के, मतलब इसके रूट्स कहाँ कहाँ गए हैं, किस तरह से ये विभाग चलता है। तो संस्कृत बोर्ड है, आपका मदरसा बोर्ड है, आपका पाठ्य पुस्तक ने, इस तरह की कई चीज़ें हम लोगों ने देखी, उन पर हम लोगों ने काम करना चालू किया। तो उसी दौर में ये समझ में आया कि ये कोई यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है जिसको थोड़ा अलग से इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। मैं फिर बार बार उल्लेख इसलिए कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी का कि अगर उनका सहयोग नहीं होता, अगर उनका साथ नहीं मिले तो चीजें आप उतनी ताकत से नहीं कर पाते। हम लोगों ने जब देखा कि यहाँ कुछ चेक करने की आवश्यकता है, जब उसकी तह में जाना चालू किया तो आप आश्चर्य करोगे कि
रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति है। मैं आपके प्रश्न से सहमत हूं और हम लोगों ने एक जिले अकेले में 55-56 मदरसे बंद करने का काम किया। रजिस्टर मेंटेन है, पैसा मिल रहा है, अनुदान बंद कर दिया तब भी चीजें चल रही हैं, मौके पर जा रहे हैं तो वहां कुछ मिल नहीं रहा। तो एक साथ जब जैसी रिपोर्ट सबमिट होती है हम लोग निर्णय करते हैं, सरकार ने फैसला किया कि उनको बंद किया जाए, फिर और जानकारियां चलती हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और लेकिन मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि धर्म आधारित शिक्षा, उसकी अगर सरकार ने शासकीय स्तर पर कोई आपको परमिशन दी है तो केवल शिक्षण व्यवस्था या बच्चे को ज्ञान देने के लिए की है। उसका आप दुरुपयोग करोगे ये कतई सरकारें बर्दाश्त नहीं करती, और हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई छूट की कोई संभावना भी नहीं है। हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं और अनेक स्कूल ऐसे हैं जो एक ही एड्रेस के ऊपर 3-3 मदरसे चल रहे हैं। मौके पर चले जाओ वहां पर तो केवल बोर्ड लगे हुए हैं, कोई स्कूल नहीं चल रहा। ये अभी जांच के दायरे में है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते हम, लेकिन हम इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। और आप देखना आगे आने वाले समय में बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हम करेंगे। और किसी भी किस्म की मतलब समाज विरोधी गतिविधि शिक्षण केंद्र से संचालित हो, ये इस राज्य में नहीं हो सकती। इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके बीच में कह सकता हूं। जी एक सवाल, अच्छा जी पूछिए। नमस्ते। इसके बाद आपको बात है। अखिलेश श्रीवास्तव, पत्रकार हूं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, हम सब जानते हैं कि वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उच्च शिक्षा में तो उसके प्रावधान लागू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके कौन कौन से प्रावधानों को आने वाले 1-2 वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार लागू करने जा रही है, और उनमें से जो निजी विद्यालय हैं, जो अशासकीय विद्यालय हैं, उनसे सरकार कैसे उन प्रावधानों को लागू कराने की क्या योजना उसकी है? नई शिक्षा नीति को लागू करना बड़ी चुनौती है, और स्वाभाविक रूप से जैसे आपने कहा कि हायर एजुकेशन उस पर काम कर रहा। पहले से माननीय मोहन यादव जी जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तब से इस पर काम चालू हुआ था। स्कूल एजुकेशन में भी हम काम कर रहे हैं उस पर, लेकिन चूंकि स्कूल एजुकेशन बहुत छोटे बच्चों से शुरू होता है, नर्सरी के जीवन के जो फर्स्ट का बच्चा रहता है, यहाँ पर परिवर्तन बहुत तेजी से नहीं ला सकते आप, सिलेबस एक साथ नहीं बदल सकते आप, चीजों को तुरंत परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन नई शिक्षा नीति के जो आधार स्तंभ हैं, जिनको नई शिक्षा नीति का मुख्य है कि पूरे देश में शिक्षण व्यवस्था एक सी हो, सिलेबस एक सा हो, राज्यों को उसके स्थानीय व्यवस्था के आधार पर, राज्यों के अंदर स्थानीय भाषाओं और परिवेश के आधार पर परिवर्तन की उसमें छूट मिली हुई है। उस पर हमारा विभाग काम कर रहा है और लगातार उसमें हम लोगों का सहयोग लेके, शिक्षाविदों से सहयोग लेकर, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं डिपार्टमेंट के, उन लोगों से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये 3-4 साल का वक्त लगेगा, जिस पर धीरे धीरे करके हम लोग उसमें आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ऐसी शिक्षण व्यवस्था है जो रोजगार मूलक होगी, आपकी संस्कृति को संरक्षित करने वाली होगी, बच्चों को कब से शिक्षा के उसमें लगाना है। अभी हम 6 साल से पढ़ाई शुरू करते थे, नई शिक्षा नीति में प्रावधान है कि बच्चे को नर्सरी से, प्ले ग्रुप से बच्चे को अंदर जाना चाहिए। उस पर हम लोग 4,500 स्कूल हम लोगों ने चालू किए हैं। तो सिलेबस में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नई शिक्षा नीति की अपेक्षा है कि उन्हें परिवर्तन होना चाहिए, उन पर भी हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। और ये चूंकि शिक्षा नीति में परिवर्तन केवल निर्देशों के आधार पर नहीं हो सकता, खास करके स्कूल एजुकेशन में परिवर्तन शोध के साथ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई भी प्रयोग अगर बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला हुआ तो वो एक एक जनरेशन को नुकसान पहुंचा के जाता है। इसलिए नई शिक्षा नीति बिल्कुल जो बड़ी ट्रांसपेरेंट है, बहुत मतलब बुद्धिजीवियों द्वारा तैयार की गई है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी ने और साउथ के जो 2-3
शिक्षाविद जो थे, जो उसमें इन्वॉल्व रहे, उन बड़ा परिश्रम इसके पीछे उन्होंने किया है और उसको लागू करने के लिए विभाग कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है। लेकिन उसको हम लोग धीरे धीरे करके, कि उसका बच्चों को एहसास भी ना हो और नई शिक्षण व्यवस्था के साथ, नई शिक्षा नीति के साथ उसका जुड़ाव होता जाए, और समय के साथ कि 12th पास करने के बाद में वो खड़ा हो जाए कि अब मैं क्या करूं, ग्रेजुएशन के बाद उसे लगे अब मैं कहाँ जाऊं, नौकरी है नहीं। तो इस सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए नई शिक्षा नीति में प्रावधान है, उन सबको हम लोग धीरे धीरे लागू करेंगे। और हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा जगत में जो बच्चों को आगे आने वाले समय में जो शिक्षा मिलने वाली है, वो नई शिक्षा नीति उसी को फोकस करके तैयार की गई है। और बच्चे उसके माध्यम से, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, मतलब इस तरह की शिक्षा जो उसे जीवन में ज्ञान भी दे, रोजगार भी दे, उसका बुद्धि विवेक को विकसित करने वाली हो, उसकी संस्कृति को संरक्षित करने वाली हो, उसके ज्ञानवर्धक हो, इस तरह की नीति जो है धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। उसके परिवर्तन भी आपको जल्दी दिखाई देंगे। एक चीज आपने कहा, हम अगला सवाल लें, लेकिन उसमें आपका बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हमने पहली बार ये कोशिश करी कि प्राइवेट स्कूल्स की तरह हम नर्सरी एजुकेशन को भी शामिल करें, और करीब 4,500 स्कूल आप बताते हैं। चल, चैलेंजेस क्या क्या फेस आए हैं और अभी तक जो स्टेप उठाए गए नंबर ऑफ स्कूल्स में, उससे रिपोर्ट किस तरह की है? जैसे नर्सरी एजुकेशन है, नर्सरी एजुकेशन में ये है कि आपको बच्चे को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, आपको बहुत नज़दीक में बच्चे को ऐसी शिक्षण व्यवस्था देनी पड़ेगी जहां बच्चा आसानी से घर से जा सके और वापस आ सके। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बसेस के माध्यम से ले जाते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम राइज का एक कॉन्सेप्ट आया, यहाँ एक्सीलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल्स पहले से चल रहे थे। तो हम लोगों ने प्रयोग के लिए कुछ स्कूल तय किए जहाँ पर नर्सरी क्लासेस हम चालू करेंगे, बहुत छोटे बच्चे को वहाँ पर लेकर आएंगे। और हमारा प्रयास है कि ये 3-3.5 किलोमीटर की पेरीफेरी में इस तरह के स्कूल हम विकसित करें, और वो स्कूल कहीं से भी, किसी भी प्राइवेट स्कूल से कमतर नहीं होने चाहिए। जो आप कल्पना कर सकते हो, भोपाल का कोई भी एक हाईटेक स्कूल, बड़े इन्वेस्टमेंट वाला, हमारी कोशिश है कि हम लोग जो भविष्य में अभी लगभग 600 स्कूल पर हम काम कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। उन स्कूल्स के अंदर डिजिटल एजुकेशन है, बच्चों के पास में मतलब पूरा हाईटेक सिस्टम उनके पास होगा, बच्चे को वहाँ ट्रेनर्स बहुत अच्छे उपलब्ध होंगे। जो उन स्कूल्स में टीचर्स हैं, उनको एक कंपटीशन के बाद वहाँ सेलेक्ट करने की हमारी विधि है। वो टीचर्स तुलनात्मक रूप से दूसरे सरकारी स्कूलों के बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, और डेस्क, बेंचेस, उनके अपने मॉनिटर्स, और इस मतलब पूरा एक सिस्टम ऐसा हम डेवलप करने वाले हैं कि मैं आपको उदाहरण के रूप बताता हूँ। नर्मदापुरम में हमारा सीएम राइज चालू हुआ। आप आश्चर्य करोगे कि पब्लिक स्कूल से लोगों ने बच्चों को निकालकर सीएम राइज की तरफ भेजना चालू किया, और उसमें अप्रोच, मतलब सरकारी स्कूल में एडमिशन्स के लिए अप्रोच लगे, ये मेरे लिए तो बहुत आश्चर्यजनक था और सुखद अनुभूति भी थी, जो एक सीएम राइज में मैंने इस साल अनुभव किया, 2 साल पहले चालू हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम बेहतर देंगे तो समाज उसको स्वीकार करती है, और जब परिणाम भी आने लगेंगे तो लोग आकर्षित भी होंगे। और जो नर्सरी वाला कॉन्सेप्ट जो है, उसमें उन बच्चों को हम बहुत सावधानी के साथ, चूंकि नया एक कॉन्सेप्ट है, ये नया सरकारी स्कूलों के हिसाब से उन बच्चों को आंगनवाड़ी, बालवाड़ी से निकाल कर स्कूल में लेकर आना, उसको खेल खेल में शिक्षा की तरफ लगाना, सुरक्षित घर भेजना, ये चुनौती है शासकीय मतलब एक व्यवस्था में, लेकिन हम लोग सावधानी से उस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हमने इस, एक कहना चाहिए कि बाधा को अगर क्रॉस कर लिया, मतलब प्ले ग्रुप वाला सिस्टम अगर इस प्रदेश में हम लागू कर पाए, तो आगे की बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। चलिए, बड़ा अच्छा काम है, शुभकामनाएं आपको। ये कुछ सवाल इधर से हैं। पहले जी मैं आपसे पूछता हूं प्रकाश जी, लेकिन एक सवाल पहले इन्होंने पूछा। अच्छा प्रकाश जी। आदरणीय उदय प्रताप जी और अनुराग जी, नमस्कार। मेरा नाम प्रकाश हिंदुस्तानी है, एक पत्रकार हूं। एक, आप चूंकि मंत्री जी दिल्ली में रह चुके हैं, संसद में रह चुके हैं, तो ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी बाधा है जो दिल्ली की सरकार पार कर सकती है बच्चों के शिक्षण के मामले में, और मध्य प्रदेश की सरकार पार नहीं कर सकती? क्या सुरखाप के पर लगे दिल्ली वालों में और हम इतने नाकारा लोग हैं? क्या कारण है?
नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूं। जो काम दिल्ली की सरकार कर सकती है वही दिल्ली की सरकार और उसका नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी इस सरकार का भी नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे भी आदर्श वही हैं। इसलिए अगर उनके सामने चुनौती नहीं है तो उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में मोहन जी की सरकार, इसके सामने भी कोई चुनौती नहीं है। इच्छा शक्ति की बात है। आपने पहले भी प्रधानमंत्री देखे होंगे, मोदी जी को आप 11 साल से देख रहे हैं। वहां भी अगर अंतर आपको समझ में आएगा तो इच्छा शक्ति का अंतर था। जो काम इस देश में हुए पहले भी हो सकते थे, इच्छा शक्ति के अभाव के कारण नहीं हुए थे। जब उनकी लीडरशिप में देश आगे बढ़ सकता है, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ मोहन जी की सरकार और हम सब मिलकर उसी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने अपने विभागों में परिवर्तन लेकर आएंगे। पहले से सरकारों ने अच्छा काम किया है और बेहतर करने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, युग के हिसाब से परिवर्तन की जो गुंजाइश रहती है उसको फुलफिल करना चाहिए, वो गैप नहीं बनने देना चाहिए। हमेशा वो राज्य पिछड़े हैं, वो देश पिछड़े हैं जहां पर उस युग के हिसाब से अगर हम आज अपने बच्चे के हिसाब से अपने को नहीं बदलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारे उसकी सोच में दूरियां बन जाएंगी। इसी तरह से समाज है, समाज युग के हिसाब से चलता है। आज के 10 साल पहले की अपेक्षाएं और मान्यताएं अलग तरह की थी, आज की अपेक्षाएं मान्यताएं अलग तरह की हैं। तो आज जो चुनौतियां हैं वो हम हमारे नेतृत्व के दम पर हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आधारभूत परिवर्तन की संभावनाओं के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम लोग काम करने के लिए आगे बढ़े हैं और जो आपकी अपेक्षाएं हैं उनको हम लोग जिम्मेदारी से पूरा करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। एक चीज इसी से जुड़ा सवाल है, क्या कोई थ्रेशोल्ड, चूंकि जब एनईपी लागू किया गया था 2020 में तो राज्यों ने, सरकारों ने कहा था कि हम एक थ्रेशोल्ड लेके चलते हैं, उस दिशा में भी कोई काम है कि हम उस थ्रेशोल्ड को 2027-28 तक इन टोटालिटी या कम से कम मैक्सिमम लेवल पर जाकर लागू कर पाएंगे? ऐसा कोई एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी है अभी, या उस दिशा में अभी और कुछ काम करने की जरूरत है? नहीं, मुझे लगता है जो एक्सपर्ट्स के साथ हम लोगों ने बात करी और लगातार जो संवाद करते हैं उससे मैं जो समझ पा रहा हूं कि अगले 5-7 साल में मध्य प्रदेश में तो हम लोग मतलब ये कह सकते हैं कि हम 80-85% नई शिक्षा नीति की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में हम सफल होंगे, क्योंकि उसमें पूरा माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है। बच्चों को नए तरह की शिक्षण व्यवस्था में आगे बढ़ाने की चुनौती भी है। स्थानीय स्तर पर चीज़ों को जोड़ने घटाने की जो छूट मिली हुई है उनका लाभ लेने की आवश्यकता है। जैसे अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आज के समय रोजगार के लिए अगर बच्चे को हमें तैयार करना है देश में और देश के बाहर, तो हमें वो प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों की एक बैठक थी। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, हाई एजुकेशन मिनिस्टर थे, हम लोग बात कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी ने एक चीज़ निकल कर आई है कि अगर बच्चों को देश के बाहर हम पढ़ने भेज रहे हैं, फीस दे रहे हैं, उनका खर्चा उठा रहे हैं, लेकिन बच्चा रोजगार अगर आज बाहर जॉब करने जाना है तो कनाडा जाएगा, यूएस जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, एक बना है कि यूरोप के इन देशों में हम जाना है। इंग्लिश डोमिनेट करती है, उसके हिसाब से बच्चे पढ़ते हैं और बाहर चले जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जॉब्स अगर कहीं पर हैं, जापान में है, जर्मनी में है, लेकिन बच्चे को जैपनीज़ नहीं आती, जर्मन भाषा नहीं आती। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि हम 9th क्लास से ये कैसे कर पाएंगे, कठिन काम है, लेकिन इस पर हम लोग बढ़ चुके हैं आगे कि 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को हम जर्मन और अपना जैपनीज़ इन भाषाओं को पढ़ाने का काम करें। और एक बार जब यहाँ से बच्चा इन भाषाओं के सीखने के, वहाँ पर इतने रोजगार के मतलब उनको हर चीज़ की कमी है। कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, है नहीं, स्कूल में टीचर्स नहीं है, ये नहीं, अकेली भाषा सीख कर भी वहाँ जाएगा तो मुझे लगता है वहाँ की सरकारें या वहाँ की व्यवस्था या वहाँ के जो रोजगार देने वाले लोग हैं बाकी उसका डेवलपमेंट खुद कर लेंगे, चूंकि उनकी भाषा वो जानने लगेगा। तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि कम से कम इंग्लिश के अलावा अभी आज के मतलब जो वर्तमान युग है इसमें सबसे ज़्यादा संभावनाएं रोजगार की अगर कहीं है तो जापान और जर्मनी में है। तो उन 2 भाषाओं को हम लोग अभी लेकर उस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम कोशिश करेंगे कि अगले जो एकेडमिक ईयर है उसमें हम इन 2 भाषाओं के कुछ चिन्हित करके कुछ स्कूल्स हम चालू करें और बच्चों को शिक्षा देने का काम करें। जी, कुछ एक आखिरी दौर में है तो एक आध सवाल बस खाली। माननीय मंत्री जी नमस्कार।
मेरा नाम महेश शर्मा है, मैं शासकीय सेवक हूँ। इत्तेफाकन मैं एक मंच तलाश रहा था, जो विषय मैंने कल देखा उसको रखने के लिए, और आज आपसे सामना हो गया। मैं अपनी बहन के यहाँ परसों राखी बंधाने गया, मेरे हाथ में भी ढेर सारी राखी बंधी हुई हैं, मंत्री जी के हाथ में भी राखी नजर आ रही हैं। उसका 8 साल का बच्चा था, उसकी कलाई राखी विहीन थी। वो स्कूल से आया था, भोपाल के एक प्रतिष्ठित मिशनरी स्कूल में वो पढ़ता है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा तुम्हारे हाथ में राखी क्यों नहीं है? तो उस बच्चे ने कहा कि हमारी टीचर ने कहा था कि अपने हाथ से राखी निकाल के आना, या ज़्यादा से ज़्यादा एक आध राखी बंधी रहे तुम्हारे हाथ में। तो सुन के बड़ा क्षुब्ध हुआ मैंने तत्काल एक फोरम तलाशने की कोशिश की, एक आध अपने पत्रकार मित्र से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन एक संवेदनशील विषय ऐसा हो जाता है कि वो माइनॉरिटी स्कूल और फलाना ठिकाना आ जाता है। तो आज सौभाग्य से माननीय मंत्री जी सामने हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि इस प्रकार के उपक्रम जो हमारी संस्कृति और हमारी जीवन पद्धति पर आघात कर रहे हैं, इन पर भी आपका ध्यान में आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैं आपको मतलब आपके मैं उस स्कूल का नाम आपको पृथक से बता दूंगा, नहीं, मैं सार्वजनिक नहीं करता अभी। मैं आपकी चिंता से बिल्कुल मतलब सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि पहले कभी गुरु पूर्णिमा नहीं मनी, उन इंस्टीट्यूशंस ने भी गुरु पूर्णिमा मनाई है, वही जन्माष्टमी और रामनवमी भी मनाएंगे और उनके आचरण और चरित्र के बारे में बताएंगे। और आगे आने वाले समय में ये समस्या भी खत्म होगी कि वो बच्चा वहाँ जब जाएगा तो रक्षाबंधन पे इसका क्या महत्व है, ये पारंपरिक रूप से ये रक्षा सूत्र की क्या मान्यताएं, क्या मर्यादाएं हैं, इसका भी हमारे शिक्षण व्यवस्था में स्कूल शिक्षा मंत्री का मतलब सरकारी स्कूलों का मंत्री नहीं हूं मैं। मध्य प्रदेश में संचालित होने वाली स्कूल एजुकेशन की सारी व्यवस्थाओं को हैंडल और मॉनिटर करने की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि आप सीबीएसई से एफिलिएशन होने का मतलब ये भारत सरकार आपको आपके सिस्टम को मॉनिटर करेगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर आप हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहे हो, आपका जो संचालन की पद्धति है स्कूल की, वो हमारे परिवेश पर किस तरह का प्रभाव डाल रही है, हमारे जो नागरिक हैं, हमारे बच्चे जो भविष्य के नागरिक हैं, उनके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहे हो, इस सबको एड्रेस करने की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर प्रदेश की सरकार की है। और आप ये मानकर चलना, हम धीरे धीरे शुरुआत की है, लेकिन लक्ष्य हमारा वही है कि हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, और जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे बच्चे दूर होते जा रहे हैं, इस रक्षा सूत्र का महत्व इन्हीं स्कूल से पढ़ने के कारण बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। ये आगे आने वाले समय में आप देखोगे कि हमारी जो अगली पीढ़ी है, क्योंकि आज विचार तो धीरे धीरे विचार का सिलसिला जो है कहीं से शुरू होता है। आज कई चीजें इस देश में ऐसी हैं जो आज से 100 वर्ष पहले शुरू हुई थी और आज की तारीख में सशक्त है, और दुनिया में कई संगठन हमारे ऐसे हैं जो दुनिया के सबसे मजबूत और समृद्ध संगठनों के रूप में जिनकी गिनती होती है। वो तुरंत नहीं हुए, 100 वर्ष लगे उनको। ऐसे ये व्यवस्थाएं हैं, इनका परिवर्तन धीरे धीरे होगा। और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जब देश को मिलते हैं और हम लोगों को उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिलता है, तो बड़े परिवर्तन भी बहुत आसानी से हो जाते हैं, और ये भी आपको आगे आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मूल से कटा हुआ अब समय का मेरे को बार बार रिमाइंडर आ रहा है कि हम ऑलरेडी 5 से 6 मिनट ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि भी ऑफ है। देखिए आप ही का नहीं, मुझे थोड़ा कितना समय है चूंकि समाप्त करने का है। मैं एक प्रश्न बहुत ही बच्चों के हित में पूछना चाह रहा हूँ। आप अच्छा, आप मंत्री जी को फ्लाइट भी लेनी है, तो इसलिए माफी चाहूंगा। आप डॉक्टर विश्वास चौहान उच्च शिक्षा विभाग से इतना पूछना चाह रहा हूँ कि मैं उच्च शिक्षा विभाग से हूँ, और हमारे यहाँ कॉलेज में स्वामी विवेकानंद कैरियर मेला लगते हैं, लेकिन वो लगते हैं बीच सत्र में, और जब 12वीं का बच्चा उस समय कॉलेजों में एडमिशन किसी भी स्ट्रीम में ले लेता है, जब वो कैरियर मेले में आता है तो उसे पता चलता है कि यार मैं तो यहाँ भी ले सकता था, मैं तो यहाँ भी ले सकता था। तो अगर वो 12वीं में ही या 11वीं में लेवल पे ही वहां पर उसको उसके कैरियर की जानकारी मिल जाए कि 12वीं के बाद उसको ये क्षेत्र हैं, तो ये बहुत अच्छा उसके लिए जो है अवसर और उसकी रुचि के अवसर उसको मिल सकते हैं और वो वहां जा सकता है। संक्षेप में दे दीजिएगा। आज हम लोग जो कैरियर काउंसलिंग का जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत चलता था, शासकीय स्तर पर हम इस तरह के काउंसलर्स जो हैं कैरियर काउंसलिंग में जो बच्चों को
10th 11th 12th में जाकर योगदान दे सकें, उसके जो क्षमताएं हैं, उसका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से उसे गाइड कर सकें, इसको फोकस करके सरकार काम करना चालू किया है, नीति भी बनाई है। आज ही मुख्यमंत्री जी ने जो क्रिस्प एक संस्था है जो सरकार के अधीन काम करती है, उसको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप कुछ इस तरह से प्लान करें कि हमारे जो बच्चे हैं उनको समय के पहले उनको टारगेट तय करने का एक अवसर मिले। कि वो कभी सिविल इंजीनियर की डिमांड होती थी, बीच में आईटी का जमाना आया, दूसरा आया, अब दोबारा से सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ी है। तो समय के पहले लोगों को बच्चों को पता चले, उसको गाइड करने के संसाधन उपलब्ध हों, लोग उपलब्ध हों, इस पर सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है और हम उस पर आगे भी बढ़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री उदय प्रताप सिंह जी।